गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने कुषाण राजवंश के बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम कुषाण राजवंश के तीसरे सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक कनिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। कनिष्क एक महान भारतीय सम्राट था और कनिष्क के राज्यारोहण तक कुषाण भारतीय समाज और संस्कृति के अंग बन चुके थे। कनिष्क ने अपने पिता और पितामह द्वारा स्थापित साम्राज्य को अधिक विस्तृत किया। उसने दिग्विजय करने का निश्चय किया। उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशाओं में उसने अनेक युद्ध जीते, जिससे उसके साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। सर्वप्रथम कनिष्क ने कश्मीर की सुंदर घाटी को अपने राज्य का अंग बनाया। कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण का कथन है कि कनिष्क के द्वारा कश्मीर में कई नगरों की स्थापना की गई। कनिष्क ने पश्चिम में पार्थियन नरेश को परास्त किया। पहलवों को कनिष्क के हाथों पराजित होना पड़ा। चीन, तिब्बत, पंजाब के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार किया था। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध युद्ध किया और इस युद्ध में पहले तो कनिष्क को असफलता हाथ लगी, किंतु बाद में उसने चीन के सम्राट को अपनी शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया। कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान और यारकंद के राज्य सम्मिलित थे। कनिष्क का अधिकार आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा सिंध के उत्तर में भागलपुर राज्य पर था। मथुरा से कनिष्क के कई लेख प्राप्त हुए हैं। साकेत और पाटलिपुत्र पर भी उसका अधिकार था। वाराणसी पर उसका अधिकार था। बंगाल और बिहार से उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, किंतु ये राज्य उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर में कनिष्क के शासन का उल्लेख मिलता है और बौद्ध अनुश्रुतियों से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार कनिष्क एक बहुत ही बड़े भूभाग का स्वामी था। अब हम देखते हैं कनिष्क की शासन प्रणाली। सारनाथ के लेख से उसकी शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कनिष्क एक योग्य शासन प्रबंधक था। वह अपने विशाल साम्राज्य का शासन क्षत्रप शासन व्यवस्था द्वारा करता था। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। उसने अपनी राजधानी को अनेक भव्य भवनों, सार्वजनिक इमारतों, बौद्ध मठों और विहारों से अलंकृत किया था। कनिष्क की कीर्ति उसकी विजयों की अपेक्षा उसके धर्म से है। उसकी मुद्राओं तथा पेशावर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने संभवतः अपने शासन काल के प्रारंभ में ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कनिष्क ने केवल बौद्ध धर्म स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसके मूल तत्व और सिद्धांतों को समझने की चेष्टा भी की और इसीलिए उसके समय चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन विहार में किया गया। वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अश्वघोष उसका उपाध्यक्ष बना। इस सभा में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और बौद्ध धर्म के गूढ़ और जटिल सिद्धांतों पर तर्क वितर्क द्वारा विवेचना की गई और इसी समय महायान को राज धर्म घोषित किया गया और कनिष्क उसका संरक्षक बना।
महायान बौद्ध धर्म कनिष्क के समय की एक सबसे प्रमुख देन रही। कनिष्क निसंदेह कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ और प्रतापी महान सम्राट था। प्राचीन भारत के इतिहास में उसे अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। जहां एक ओर उसकी सैन्य सफलताएं हमें समुद्रगुप्त का स्मरण कराती है, तो दूसरी तरफ उसकी बौद्ध धर्म के प्रति की गई अमूल्य सेवाएं हमें अशोक की याद दिलाती है। मौर्यों के पतन के बाद कनिष्क ने सर्वप्रथम उत्तरी भारत में शांति एवं व्यवस्था स्थापित की। उसके शासनकाल में जनता सर्वत्र सुखी और समृद्ध थी। बौद्ध धर्म के महायान को उसने राजधर्म घोषित कर उसे राजाश्रय प्रदान किया। चतुर्थ बौद्ध संगति द्वारा महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का एक स्वीकृत रूप प्राप्त कर सका। कनिष्क की राज्यसभा में अश्वघोष, पार्श, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक जैसे व्यक्ति थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सौदरानंद जैसे ग्रंथों की रचना की। नागार्जुन ने भी और चरक ने भी अमूल्य योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कनिष्क अपने समय का एक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ।